हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं मनोज भट्ट आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से हमने उत्तराखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उससे रिलेटेड एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। आप काफ़ी लोग उसमें अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम इसमें एक और सब्जेक्ट इंक्लूड कर रहे हैं जिसकी क्लासेस हम आज से रिकॉर्ड करना शुरू कर रहे हैं। तो आज हम आपके लिए पहली क्लास उसकी लेके आए हैं और आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा आपका कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर आपके यूके SSSC के एग्ज़ाम में एक अहम रोल अदा करता है। आपके यूके SSSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें 5 से 6 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके इसी सेगमेंट से रहने वाले हैं। तो हम इसमें आपका कंप्यूटर का जितना भी सिलेबस है जो यूके SSSC मेंशन कर रहा है अपने सिलेबस में, हम वो कंप्लीट कोर्स आपका इस पर्टिकुलर पोर्शन में करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ एंड तक जुड़े रहें। जितनी भी क्लासेस आ रही हैं उसे रेगुलर फॉलो करते रहें, चाहे वो उत्तराखंड की हो, ठीक है, स्टेट से रिलेटेड उत्तराखंड की क्लासेस रहें उसे आप फॉलो करें, हिंदी की क्लासेस आप फॉलो करें, रीजनिंग की क्लासेस आप फॉलो करें और कंप्यूटर की क्लासेस भी आप फॉलो करें। क्योंकि अगर आप डेली इसे फॉलो करोगे तभी आपको इसका बेनिफिट होता है। एक क्लास देख के आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो जिनकी प्रीवियस कोई भी क्लास छूट गई है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो नीचे हर एक लेक्चर का अलग अलग से हमने लिंक दिया हुआ है। जैसे उत्तराखंड के लेक्चर है उनका लिंक अलग दिया हुआ है, हिंदी के लेक्चर का लिंक अलग दिया हुआ है, रीजनिंग के और कंप्यूटर के भी, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं अपना नया सब्जेक्ट कंप्यूटर, तो आज हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक रखने वाले हैं इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड वो रहेगा कंप्यूटर की हिस्ट्री को लेके, यानी कंप्यूटर किस किस तरह से डेवलप हुआ, क्या इनिशियल जो सेगमेंट था यानी इनिशियल जो एरा था वहाँ कंप्यूटर किस तरह से यूज़ होता था, और आज जो हम मॉडर्न कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह से कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। तो हम कंप्यूटर की कंप्लीट हिस्ट्री को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और स्टार्ट करने से पहली चीज जो हम देखने वाले हैं वो है कंप्यूटर का जो बेसिक डेफिनेशन होता है। सबने सुना ही होता है कंप्यूटर है क्या। तो बेसिक अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो बेसिक डेफिनेशन में कुछ चीजें हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए। लाइक फर्स्ट अगर मैं देखूं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है। इट शुड बी ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये एक क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होनी चाहिए। यानी कंप्यूटर क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगी। ये पहली चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका बहुत अहम रोल आएगा जब आप हिस्ट्री को समझोगे इसकी, ठीक है। दूसरी चीज क्या लिखा है, मशीन दैट कैन स्टोर, ये लिखा है कि दैट कैन स्टोर मतलब जो सुरक्षित कर सकता है, संचित रख सकता है। मतलब ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सूचनाओं को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ये अपने अंदर डाटा को सुरक्षित रख सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। थर्ड चीज और अगर हम बात करें तो अगला इसमें क्या लिखा है, व्यवस्थित कर रखी जा सकती है तथा इसमें गणना की जा सकती है। हम क्या कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो तीन जो चीजें हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंप्यूटर की डेफिनेशन को समझने के लिए। मतलब अगर मैं एक डेफिनेशन इसकी बोलूं तो ये कुछ इस तरह से होगा कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगी जो एक तो डाटा को स्टोर कर सकती है और आपकी कैलकुलेशन जो होगी उसे परफॉर्म कर सकती है। तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। अब कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो कैलकुलेशन दो तरह की हो सकती है, या तो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन हो। अर्थमेटिकल कैलकुलेशन मतलब जहां पर आप नंबर्स का इस्तेमाल करते हो, किसी भी चीज को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, अर्थमेटिकल ऑपरेशन ये परफॉर्म कर सकता है। साथ में ये हमारे लॉजिकल जो ऑपरेशन है यानी कि जो तार्किक हमारी गणनाएं होती हैं उसको भी ये सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो कंप्यूटर हमारे पास क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होनी चाहिए, डाटा को स्टोर करना चाहिए
और ये कैलकुलेशन करता हो, वो चाहे अर्थमेटिकल कैलकुलेशन हो चाहे वो लॉजिकल कैलकुलेशन हो। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन होती है कंप्यूटर की। आगे जाके जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास रहेगा वहां पर हम कंप्यूटर की वर्किंग प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर जो होता है आपका वो किस तरह से वर्क करता है, ठीक है, किस तरह से इसे इनपुट दिया जाता है, किस तरह प्रोसेसिंग होती है, किस तरह आउटपुट होता है, उसकी भी हम पूरी एक प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है। बट आज का जो लेक्चर है वो हमारा कंप्यूटर की हिस्ट्री को लेके, मतलब कंप्यूटर किस तरह से स्टार्ट हुआ, कैसे बेसिक कैलकुलेशन स्टार्ट हुई, उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो फिलहाल इसमें आपको सिर्फ यही समझने वाली जो चीजें थी वो थी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैलकुलेट करता है और डाटा स्टोर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है क्योंकि यही आपको समझाएगा कि क्यों आपने चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बताया है, ठीक है। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड आगे की इंफॉर्मेशन। कुछ चीज है जो पहले आप डिस्कस कर लेते हैं हम पहले। एक कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म होती है, जो बेसिकली हम फॉलो करते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म। तो पहली अगर हम बात करें सी, तो सी को हम डिफाइन करते हैं कॉमनली, ठीक है। ओ का मतलब हो जाएगा ऑपरेटिंग, ठीक है। एम का मतलब हो जाएगा मशीन, पी का मतलब हो जाएगा पर्टिकुलरली, यू का मतलब होगा यूज फॉर, टी का मतलब हो गया टेक्निकल, ठीक है। कहीं कहीं पे ये टेक्निकल की जगह पे टीचिंग भी यूज किया जा सकता है, तो यहाँ पे टीचिंग भी बहुत जगह पे लिखा होगा। ई का मतलब होता है एजुकेशनल, आर का मतलब होता है रिसर्च, ठीक है। तो ये आपकी फुल फॉर्म रहती है कंप्यूटर की। मतलब कॉमनली की बात करूं तो सामान्यतः ये एक ऐसी ऑपरेटिंग मशीन है जो स्पेशली प्रयोग की जाती है आपके तकनीक, शैक्षिक और अनुसंधान जो होता है उस क्षेत्र में आपकी मेनली ये इस्तेमाल की जाती है। मतलब रिसर्च करने के लिए, एजुकेशन में, और जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर रहे हो उस फील्ड के लिए एक ऐसी मशीन है जो हम पर्टिकुलरली यूज करते हैं। तो ये आपकी कंप्यूटर की बेसिक फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इसको याद रखना है, अगर एग्जाम में पूछता है तो इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज एज सच आपको कोई भी फुल फॉर्म से कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है। बात जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहने वाली है आज के लेक्चर में वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास आज हम देखेंगे, कंप्यूटर का इतिहास है क्या। देखो, कंप्यूटर की जब हमने डेफिनेशन की बात की थी तो उसमें एक वर्ड आया था कैलकुलेशन। तो पहले तो हमें इस कैलकुलेशन को ही समझना है कि कैलकुलेशन से रिलेटेड हमने इसको किस तरह से आगे बढ़ाया। तो कैलकुलेशन की जब मैं बात करता हूँ यानी गणना करने की बात करता हूँ, तो एंशिएंट एरा यानी कि प्राचीन काल में लोग गणना करने के लिए या तो मिट्टी की चौक या फिर जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल करते थे, जिससे वो गणना किया करते थे। मतलब जैसे हमारे पास याद होगा स्कूल में पहले अगर पढ़ा हो किसी ने, स्लेट का अगर यूज किया हो, तो एक स्लेट होती थी, आपके पास एक चौक होती थी, या जिन्होंने ब्लैक बोर्ड पे स्टडी की हो, ब्लैक बोर्ड पे तो एक चौक होती थी जिसपे आप लिख रहे होते थे जिस चौक से। तो वैसे ही मिट्टी की एक चौक बनाई जाती थी। तो सपोज करो मुझे 2 और 2 4 करना है, तो आप 2 लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, 2 लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, तब इसको जोड़ दोगे। तो आप या तो मिट्टी की चौक का इस्तेमाल कर रहे होते थे, ठीक है, या आप क्या कर रहे होते थे, किसी जानवरों की छोटी छोटी हड्डियों का यूज कर रहे होते थे कैलकुलेशन करने के लिए। बट अगर हम बात करें, चाहे हम जानवरों की हड्डियों की बात करें या मिट्टी की चौक की जो हम बात करें, ये कोई डिवाइस नहीं है, ठीक है। इसे हम उपकरण नहीं कह सकते। उपकरण का मतलब क्या होता है, डिवाइस का मतलब क्या होता है। डिवाइस या उपकरण वो सामान्यतः हम उस वस्तु को कहेंगे जो किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन या किसी ना किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए ही बनाई जाती है, उसे आप क्या कहोगे, डिवाइस कहोगे। अब जैसे अगर मैं पशुओं की हड्डी की बात करूं तो ये कोई किसी ने बनाया नहीं था, ये हड्डी जो है ना, ये कैलकुलेशन के लिए बनाई हुई कोई डिवाइस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो पशुओं की हड्डी होगी वो सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए बनाई गई होगी। तो ये ऐसी कोई डिवाइस नहीं थी। ना मिट्टी की जो चौक थी उसका ये मतलब था कि ये कैलकुलेशन यानी कि गणनाओं करने के लिए ही प्रयोग होगी। तो ये जो थे ये कोई भी उपकरण नहीं थे। तो भले ही हम इसका इस्तेमाल करते जरूर थे गणना करने के लिए, पर कभी भी जब हमसे पूछा जाता है कि गणना करने वाला
पहला उपकरण कौन सा है, तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि वो पशुओं की हड्डियां होगी या मिट्टी की चौक होगी, ना तो हम बोलेंगे कि वो एनिमल बोन्स होगी और ना हम ये कहेंगे कि वो क्ले चौक होगी। ठीक है, ये हम क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये डिवाइसेस नहीं है, ये उपकरण नहीं है। ठीक है, उपकरण क्या होता है, अभी समझाया कि उपकरण किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाई गई वस्तु होती है, मतलब किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे उससे आप क्या कहोगे, डिवाइस कहोगे। तो बहुत टाइम तक हम कैलकुलेशन करने के लिए इन्हीं चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद कैलकुलेशन करने के लिए हमने आगे जाके एक पर्टिकुलर डिवाइस बनाई, एक प्रॉपर हमने एक उपकरण बनाया जिसका मेन काम जो था, यानी मेन ऑपरेशन जो था, वो सिर्फ और सिर्फ गणना करना था। और वो जो डिवाइस हमने बनाई, उस डिवाइस का नाम था एबेकस, जो आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो डिवाइस हमने पहली ऐसी डिवाइस बनाई जिसका मुख्य काम सिर्फ और सिर्फ गणना ही करना था, वो था एबेकस। ठीक है, तो एबेकस यानी कि जैसे आपको दिख भी रहा है, तो एबेकस इस तरह की एक डिवाइस थी जो एक चौकोर फ्रेम जो होती थी, यानी इस तरह की एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होती थी। इस रेक्टेंगुलर फ्रेम में कुछ तारें लगी होती थी, कुछ वायर्स लगी होती थी, जिसमें इस तरह के छोटे छोटे ये जो बीड्स हैं, यानी कि ये मोती जो होते थे, ये लगे होते थे, जिनका यूज हम क्या करते थे, कैलकुलेशन करने के लिए किया करते थे। तो फाइनली हमारे पास एक ऐसी डिवाइस थी जिसको हम बोल सकते थे कि एक विशेष उपकरण है, ये पर्टिकुलरली डिवाइस है जो सिर्फ और सिर्फ हम कैलकुलेशन करने के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो डिवाइस थी इसका नाम था एबेकस, और ये हमारे पास क्या बन जाती है, हमारी द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो अगर पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि बहुत बार आया भी है क्वेश्चन कि पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या हो जाएगी आपकी, एबेकस हो जाएगी। तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, पहला गणना करने वाला उपकरण था। दूसरा अगर हम बात करें कि एबेकस फॉर्म कहाँ हुआ था, कहाँ पे सबसे पहले एबेकस पाया गया, तो अगर हम बुक्स के हिसाब से देखें, क्योंकि आपको बुक्स वाइज ही जाना है, जो बुक्स में डाटा लिखा है आपको उसी को फॉलो करना है। तो बुक्स वाइज जाए तो आज से लगभग 5000 साल पहले, 5000 साल पहले का मतलब हो गया अराउंड 3000 BC। ठीक है, 3000 BC बिफोर क्राइस्ट, 3000 BC पहले, यानी कि यहाँ पे इस टाइम पे सबसे पहली बार एबेकस पाए गए थे। और ये एबेकस जो पाए गए थे, ये कहाँ पे पाए गए थे, चीन में पाए गए थे। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि सबसे पुराने एबेकस कहाँ पाए गए, तो आप बोलोगे कि चाइना में पाए गए, चीन में पाए गए, जो आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग है। अदरवाइज अगर हम थ्योरी वाइज ना जाके एक फैक्ट्स वाइज जाएं, तो ये जो उपकरण है यानी एबेकस जो है, ये रोम की सभ्यता में भी पाए गए। ठीक है, हम चीन को ही क्यों माना गया कि एबेकस जो है वो चीन में पाए गए, क्योंकि चीन में पाए गए जो एबेकस थे वो सबसे एडवांस थे, सबसे हायर कैलकुलेशन करने वाले जो एबेकस थे वो चाइना में पाए गए थे। मतलब हम कह सकते हैं कि चाइना में एबेकस का सबसे विकसित या सबसे डेवलप्ड वर्जन जो था वो कहाँ पे पाया गया है, चाइना में पाया गया है। इसीलिए कहा भी जाता है कि अगर पूछा जाता है कि सबसे पहली बार एबेकस कहाँ पाए गए, तो हम बेसिकली आंसर करते हैं कहाँ पाए गए, चीन में पाए गए, यानी कि चाइना में ये सबसे पहली बार पाए गए। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन निकल के आता है। पहला तो ये कि पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था, तो हमारे पास होगा एबेकस। ठीक है, उपकरण की जब हम बात करते हैं कि उपकरण कौन सा होगा, तो एबेकस रहेगा। कहाँ पे ये सबसे पहली बार पाया गया, तो हम बोलेंगे चीन में सबसे पहली बार एबेकस फॉर्म किया गया। और कब पाया गया, लगभग 3000 BC, यानी कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले ये चीज पाई गई थी। तो ये हमारे पास हो जाती है कैलकुलेटिंग डिवाइस। अब हम कैलकुलेटिंग डिवाइस इसे कहते हैं, हम इसे कहते हैं गणना करने वाला उपकरण। हम इसे कंप्यूटर नहीं कहते, क्योंकि ये सिर्फ कंप्यूटर की जो हमने अभी तक परिभाषा पढ़ी उसका एक ही पार्ट जो था वो ये सॉल्व कर रहा था। वो कौन सा था, कैलकुलेशन का, यानी कि ये सिर्फ क्या कर रहा था, कैलकुलेशन कर रहा था। बाकी की 2 चीजें जो थी, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दूसरा क्या कि वो आपके डाटा को स्टोर भी करता, वो दोनों ऑपरेशन ये परफॉर्म नहीं कर सकता था। इसीलिए हम इसको पहला अपना कंप्यूटर नहीं कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है पहला गणना करने वाला उपकरण। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
आगे जब हम बात करते हैं कैलकुलेशन के फील्ड में कि जब कैलकुलेशन की जब हम बात करते हैं तो कैलकुलेशन के केस में एक बहुत बड़ा नाम हमारे पास आता है किसका, ब्लेज पास्कल का। ठीक है, तो ब्लेज पास्कल जो थे इन्होंने 1642 ईस्वी में यानी 1642 में आपको पहला क्या दिया, आपको मैकेनिकल कैलकुलेटर दिया। ठीक है, इन्होंने पहला क्या दिया, मैकेनिकल कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड किया। तो जो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था वो किसने फॉर्म किया, तो हम बोलेंगे किसने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने बनाया था। और इस कैलकुलेटर का काम क्या था, मेनली जैसे आपको पता ही है कि आपका जो कैलकुलेटर है वो क्या ऑपरेशन करता है, तो आपका जो कैलकुलेटर है वो क्या करता है, गणना करता है। इस टाइम पे जो ये कैलकुलेटर था ये किस तरह का कैलकुलेटर था, तो ध्यान रखिएगा ये मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ये इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर नहीं था। यानी कि जो आप मॉडर्न टाइम में जो कैलकुलेटर यूज कर रहे हो वो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है, और इस टाइम जो ये कैलकुलेटर बनाया गया था ये किस तरह का था, ये मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ठीक है, ओके, तो ये था एक मैकेनिकल कैलकुलेटर। अब इन्हें हमने क्या बोला गया बेटा, इन्हें हमने कहा फादर ऑफ कैलकुलेटर। तो ब्लेज पास्कल को हम क्या बोल देते हैं, फादर ऑफ कैलकुलेटर। बहुत बार एग्जाम में आया भी है कि फादर ऑफ कैलकुलेटर किसे कहा जाता है। तो जब भी बात कैलकुलेटर के फादर की आएगी, यानी कहा जाएगा कि कैलकुलेटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका एक ही आंसर रहेगा, वो कौन है, ब्लेज पास्कल है। ब्लेज पास्कल को आप फादर ऑफ कैलकुलेटर कहते हो। अच्छा, इन्हें हमने फादर ऑफ कैलकुलेटर ही क्यों कहा, हमने इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों नहीं कहा, जबकि इन्होंने कैलकुलेशन करने वाली एक डिवाइस बना दी थी। हमने इन्हें फादर ऑफ कैलकुलेटर इसलिए कहा, फादर ऑफ कंप्यूटर हमने इसलिए नहीं कहा क्योंकि हमने कंप्यूटर की स्टार्टिंग में ही एक डेफिनेशन पढ़ी है जिसके आधार पर हम कहते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ये जो कैलकुलेटर था ये क्या था, मैकेनिकल था। तो पहली जो रिक्वायरमेंट थी वो सेटिस्फाई नहीं होती। दूसरा हमने बोला था वो कैलकुलेशन करेगा, हाँ कैलकुलेशन ये कर रहा था, गणना ये जरूर कर रहा था। तीसरी चीज हमने बोली वो डाटा को स्टोर करेगा, यानी जो भी डाटा होगा उसे वो क्या करेगा, संचित करेगा, सूचनाएं जो होगी उसे अपने अंदर संचित या सुरक्षित रखेगा। वो ऑपरेशन करने में भी ये जो कैलकुलेटर था ये सक्षम नहीं था। ये पर्टिकुलर जो कैलकुलेटर था ये डाटा को अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता। मॉडर्न टाइम में जो कैलकुलेटर हम यूज कर रहे हैं वो डाटा को अपने अंदर स्टोर भी कर सकते हैं, बट ये जो था ये मैकेनिकल कैलकुलेटर था, डाटा स्टोर नहीं कर सकता था, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कैलकुलेटर हम इन्हें कहते हैं। हम इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर इसी वजह से नहीं कहते हैं। अदरवाइज पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस की अगर मैं बात करूं जो प्रॉपर कैलकुलेशन कर रही है वो किसने बनाई थी, ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कैलकुलेटर के रिलेटेड बात कि कैलकुलेटर सबसे पहली बार 1642 में किसने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ कैलकुलेटर कहते हैं। अब बात करते हैं कि आगे काफी टाइम तक कैलकुलेशन के क्षेत्र में इतनी कोई बड़ी चीज या बोल सकते हैं कोई बड़ा उपकरण इन्वेंट नहीं हुआ। तो इसके काफी टाइम के बाद, अगर हम बहुत टाइम के बाद देखें तो काफी टाइम के बाद 1834 में 1834 में एक दूसरे हमारे पास साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने 1834 में एक उपकरण इन्वेंट करके दिया जिसका नाम था हमारे पास क्या बेटा, एनालिटिक इंजन। तो हमारे पास 1834 में चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन बना के दी जिस मशीन का नाम था एनालिटिक इंजन। अब बहुत से लोग चार्ल्स बेबेज का नाम सुना है क्योंकि ये एक सबसे बोल सकते हो कंप्यूटर की फील्ड का सबसे बेसिक अगर क्वेश्चन होगा तो वो ये होगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो आप सबको पता होता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो हर किसी ने ये पहली दूसरी क्लास में ही पढ़ लिया होता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर हम किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ कंप्यूटर हम कहते हैं चार्ल्स बेबेज को, जिनका ये फोटो भी आपको दिख रहा है। तो चार्ल्स बेबेज जो थे उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अब बात आती है कि पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो हमने पढ़ा होता है कि पहला कंप्यूटर कौन सा है, जो हमने पढ़ा होता है तो पहला कंप्यूटर जो होता है हमारे पास उसे हम पढ़ते हैं एनियाक को। ठीक है, पहला कंप्यूटर कौन सा होता है बेटा, तो पहला कंप्यूटर एनियाक होता है। अब बहुत से लोग जो होते हैं या बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं वो इसको गलत
लिंक कर देते हैं। मतलब उनके हिसाब से अगर फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज थे और पहला कंप्यूटर एनिएक था, तो कुछ लोगों को ये लगने लगता है कि चार्ल्स बेबेज ने एनिएक बनाया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज का एनिएक से कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। भले एनिएक आपका पहला कंप्यूटर होता है, बट चार्ल्स बेबेज ने उसे इन्वेंट नहीं किया था। चार्ल्स बेबेज ने जो मशीन बनाई थी वो क्या थी? एनालिटिक इंजन थी। इससे पहले जो इन्होंने एक और मशीन बनाई थी वो थी डिफरेंस इंजन, ठीक है। इसके बाद ये एनालिटिक जो इंजन बना, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये कंप्यूटर का आधारभूत मॉडल था, यानी कि आप बोल सकते हो ये कंप्यूटर का बेसिक प्रोटोटाइप था, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोटोटाइप होता है आपके कंप्यूटर का, इसीलिए आप क्या कह देते हो? इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हो। अब क्यों था उसके बारे में बात करते हैं। तो जब बात एनालिटिक इंजन की आती है तो ये ध्यान रखिएगा, इससे पहले यानी कि जो चार्ल्स बेबेज थे उन्होंने ऐसा क्या किया, या क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि एक आधारभूत मॉडल या प्रोटोटाइप था आज के मॉडर्न कंप्यूटर का। देखो, मॉडर्न कंप्यूटर की जो डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होनी चाहिए थी। आपका एनालिटिक इंजन जो था वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, ठीक है। दूसरी चीज, वो गणना करती हो, कैलकुलेशन करती हो, तो ये आपका जो डिवाइस है, ये जो दिख रहा है इमेज में, ये वाला डिवाइस कैलकुलेशन करता था। चलो, ये भी आपका दो चीजें आपकी हो गई सेटिस्फाई। तीसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी डाटा स्टोर करना, यानी डाटा को सुरक्षित करना। अब डाटा को सुरक्षित करने की जब बात आती है तो ये एक पहली हमारे पास डिवाइस बनी जो डाटा को क्या कर सकती थी? सुरक्षित भी कर सकती थी। तो हम कह सकते हैं आज का जो हमारा कंप्यूटर है उसका जो बेसिक ऑपरेशन है वो आपका कौन परफॉर्म कर सकता था? तो वो आपका एनालिटिक इंजन जो था वो परफॉर्म कर सकता था। ये गणना कर सकता था, दूसरा ये डाटा को सुरक्षित कर सकता था। अब इसमें जो डाटा सुरक्षित किया जाता था वो किस तरह से किया जाता था, तो उसको समझना जरूरी है, ठीक है। अब इसमें डाटा को सुरक्षित करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती थी उसे हम बोलते थे पंच्ड कार्ड। इसको हम क्या बोलते थे? पंच्ड कार्ड। अब यहाँ पर भी एक डाउट निकल के आता है कि सर, जब पंच्ड कार्ड की जब हम बात करते हैं तो पंच्ड कार्ड जो थे वो हरमन होल्ड्रेथ ने बनाए थे, और वो कब बने थे? 1884 में बने थे, 1884। तो अगर 1884 में पंच्ड कार्ड बने थे तो ये 1834 में इस मशीन में पंच्ड कार्ड कहाँ से आया? ये बहुत एक डाउटफुल क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाता है कि एनालिटिक इंजन में आप डाटा को किस पे स्टोर करते थे, तो वो होता था पंच्ड कार्ड। अब देखो डिफरेंस कहाँ है कि पंच्ड कार्ड जो होता है, ये जो हम बात कर रहे हैं ये वाला पंच्ड कार्ड और जो एक मेन पंच्ड कार्ड डिवाइस है, उन दोनों में डिफरेंस है। मतलब हरमन होल्ड्रेथ ने जो पंच्ड कार्ड बनाया था, वो जो स्टोरेज डिवाइस बनाई थी, वो पंच्ड कार्ड और ये पंच्ड कार्ड में डिफरेंस कहाँ है? वो पंच्ड कार्ड पर्टिकुलरली एक डिवाइस, एक उपकरण है जो किसके लिए बनाया गया? सिर्फ डाटा को स्टोर करने के लिए। यहाँ पर जो डाटा जिन पंच्ड कार्ड पे स्टोर किया जाता था, उन पंच्ड कार्ड को आप किसी पेपर पे बनाते थे, यानी कि पेपर मतलब कोई कागज का इस्तेमाल करते थे, जहां पर आप उस डाटा के जो नंबर होते थे या जो डिजिट्स होते थे उनको इस पे क्या कर देते थे? पंच करते थे। तो आप किसी नए उपकरण का प्रयोग नहीं कर रहे थे किसी भी डाटा को सुरक्षित करने के लिए। आप जो पहले से ही डिवाइसेस आपके पास थी, यानी पहले से ही जो साधन आपके पास थे, उन्हीं का यूज कर रहे थे डाटा को सुरक्षित करने के लिए। और ये जो आइडिया एनालिटिक इंजन बनाने का, यानी डाटा को स्टोर करने का, चार्ल्स बेबेज को आया था, ये किसको देख के आया था? तो इस पर्टिकुलर टाइम में जो सिलाई और बुनाई की मशीनें होती थी वो क्या करती थी कि जैसे आपने कोई सपोज करो कोई टी शर्ट पहनी है, जैसे सपोज करो अभी मैंने एक टी शर्ट पहनी है, इस पे अगर मैंने एक लोगो छापा है, तो पहले क्या होता था कि सिलाई और बुनाई के माध्यम से आप मशीनों का प्रयोग करके ये डिजाइन को इस पे कॉपी कर सकते थे। तो एनालिटिकल इंजन बनाते हुए चार्ल्स बेबेज ने यही टेक्नोलॉजी को फॉलो किया, उन्होंने भी इसी चीज को फॉलो किया। उन्होंने यही चीज को क्या किया?
कि कागज पे जो भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं वो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, पंच हो जाएगी। तो इस तरह से क्या हुआ कि डाटा सुरक्षित भी होने लगा और ये जो डिवाइस थी कैलकुलेशन भी करने लगी। तो ये जो बेसिक चीजें थी ये हमारे मॉडर्न कंप्यूटर की बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसीलिए आप क्या कह देते हो कि चार्ल्स बेबेज को आप क्या कह देते हो बेटा, फादर ऑफ कंप्यूटर। क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर का एक बेसिक प्रोटोटाइप या एक बेसिक मॉडल या आधारभूत मॉडल तैयार करके दिया था जिसका नाम क्या था, एनालिटिक इंजन। तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि चार्ल्स बेबेज ने कौन से उपकरण का निर्माण किया था। तो आपके पास एक हो जाता है एनालिटिक इंजन, दूसरा आपके पास एक और चीज ध्यान रखना, एक आता है डिफरेंस इंजन। ठीक है, ये भी किसने बनाया था, डिफरेंस इंजन। ये भी किसने बनाया था, ये भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। डिफरेंस क्या है दोनों में, एनालिटिक और डिफरेंस इंजन में, डिफरेंस इंजन जो होता था ये सिर्फ क्या करता था बेटा, कैलकुलेशन करता था, ये डाटा को स्टोर नहीं करता था। और एनालिटिक इंजन जो था ये दोनों चीजें कर सकता था, ये कैलकुलेशन के साथ साथ डाटा को स्टोर भी कर सकता था। इसीलिए हमारे पास एनालिटिक इंजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया, चार्ल्स बेबेज ने किया। चार्ल्स बेबेज ने कौन कौन से उपकरण बनाए, तो एनालिटिक इंजन और डिफरेंस इंजन बनाया था। कब बनाया था, तो 1834 में आपका बनाया था। ये आपके पास यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर ऐसे पूछा जाता है कि मॉडर्न कंप्यूटर का आधारभूत मॉडल यानी फर्स्ट प्रोटोटाइप क्या था, तो वो भी हम बता सकते हैं क्या था, एनालिटिक इंजन था। और फादर ऑफ कंप्यूटर हम किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपके रहने वाले हैं। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या हुआ कि पहले हम बात कर रहे थे कंप्यूटर की, तो अब हमारे पास एक बेसिक प्रोटोटाइप मिल गया था, डाटा को स्टोर करने का हमारे पास माध्यम था। बट ये जो माध्यम था ये उपकरण नहीं था, मतलब ये कोई डिवाइस नहीं थी जहां पर हम डाटा को सुरक्षित कर रहे थे। इसके बाद हमारे पास एक जर्मन साइंटिस्ट आते हैं, कौन, हरमन होलरिथ। ये ध्यान से पढ़िएगा, हरमन होलरिथ। तो हरमन होलरिथ ने 1884 में 1884 में एक ऐसा पर्टिकुलरली बोल रहा हूं, एक ऐसा उपकरण बनाया जिसका मेन फंक्शन क्या था, डाटा को यानी कि सूचनाओं को सुरक्षित रखना था। तो डाटाओं को सुरक्षित रखने के लिए या सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए जो पहला उपकरण हमने निर्मित किया था, उस उपकरण को हमने क्या बोला, उसे हमने बोला पंच कार्ड। हमने याद रखो इससे पहले भी पंच कार्ड का जिक्र आया था, पर वो जो पंच कार्ड था वो कोई डिवाइस नहीं था। वहां पर आप कागज पर वो जो डाटा होता था यानी कैलकुलेशन का जो डाटा होता था उसे सुरक्षित रखते थे। पर ये एक विशेष रूप से एक उपकरण बनाया गया जिसे हम बोल सकते थे कि यहां पर हम डाटा को सुरक्षित करेंगे, यानी जो भी कंप्यूटर को निर्देश दिए जाएंगे उसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बना बेटा, पहला उपकरण बना। अब अगर ये हमारे पास पहला उपकरण बना तो हमारे पास सीधा सीधा एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास पहली स्टोरेज डिवाइस, फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस यानी कि पहला ऐसा उपकरण जो डाटा को सुरक्षित रख सकता था वो क्या था, तो हमारे पास आंसर क्या होगा बेटा, आंसर होगा पंच कार्ड। हमारे पास आंसर क्या बनेगा बेटा, पंच कार्ड। इसका निर्माण किसने किया, तो इसका निर्माण हमारे पास किसने किया था बेटा, हरमन होलरिथ ने किया था। इसीलिए इस कार्ड को आप एक और नाम से भी जानते हो और उस कार्ड को आप क्या बोल देते हो, तो इस कार्ड को आप बोलते हो बेटा होलरिथ कार्ड। इस कार्ड को हम एक और नाम से भी जानते हैं, क्या, होलरिथ कार्ड। ये होलरिथ कार्ड हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसने निर्मित किया था, किसने इसका निर्माण किया था, हरमन होलरिथ ने किया था। तो आपके पास पहली स्टोरेज डिवाइस भी आ गई। अगर हम बात करें स्टोरेज डिवाइस की तो आगे जाके जब आप कंप्यूटर की कार्य प्रणाली पढ़ोगे तो वहां पे हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे और स्टोरेज यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर की जब भी हम हार्डवेयर की बात करेंगे तो हम उसे 3 सेगमेंट में बांट रहे होते हैं। पहला इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आपने इनपुट डिवाइसेस पढ़ी होती है, आपने आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी होती है, प्रोसेसिंग यूनिट्स आप पढ़ोगे, इसमें आप स्टोरेज डिवाइसेस को भी पढ़ोगे क्योंकि बहुत सी डिवाइसेस ऐसी हैं जो ना इनपुट में काउंट होगी ना आउटपुट में काउंट होगी, स्टोरेज यूनिट्स होंगी जिनका काम सिर्फ डाटा को संग्रहित करना या डाटा को सेफ रखना, डाटा को स्टोर करना होता है। तो वो डिवाइसेस को हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। और ऐसी पहली स्टोरेज डिवाइस हमारे पास क्या बन के आती है,
पंच कार्ड आती है। ठीक है, तो हरमन होल्डित ने पहला पंच कार्ड आपको कब दिया? 1884 में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते टाइम आने लगा, आगे बढ़ना शुरू हुआ कंप्यूटर। तो पहले दो साइंटिस्ट के बारे में मैं बात करूंगा मार्क वन से पहले। यहाँ पे दो हमारे पास साइंटिस्ट हुए थे। ठीक है, अगर नाम बात करें तो एक थे परस्पर एकार्ट, ठीक है, और एक थे हम आपके पास जॉन मॉकली। ठीक है, तो इन दोनों की बात जब हम बात करते हैं तो जॉन मॉकली और परस्पर एकार्ट ने पहली बार एक कंप्यूटर का बेसिक मॉडल लोगों के सामने रखा। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण बनाया जा सकता है जिससे हम जितनी भी कैलकुलेशन है, चाहे वो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हो, चाहे वो लॉजिकल ऑपरेशन हो, हम उसे परफॉर्म करा सकते हैं। तो इन्होंने एक बेसिक अपना एक बोल सकते हैं एक बेसिक प्रोटोटाइप सबके सामने रखा कि हम एक ऐसा उपकरण तैयार करेंगे भविष्य में जो क्या करता होगा, गणनाएं करता होगा, दोनों तरह की, अर्थमेटिकल भी और लॉजिकल भी। तो ऐसा एक इन्होंने लोगों के सामने अपने विचार रखे। तो इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को, ये जो कॉन्सेप्ट जॉन मॉकली और परस्पर एकार्ट ने दिया था, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया किसने? आईबीएम और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। तो आईबीएम और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या करा कि जॉन मॉकली और परस्पर एकार्ट ने जो कॉन्सेप्ट दिया था लोगों को कि हम इस तरह की डिवाइस बनाएंगे, इस तरह के ही कॉन्सेप्ट पे इनसे पहले एक डिवाइस तैयार करके सबके सामने रख दी, जो क्या कर रही थी, आपके अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को कर पा रही थी। मतलब जितनी भी आपकी अंक गणितीय यानी कि अर्थमेटिकल ऑपरेशंस थे या लॉजिकल ऑपरेशन थे, उसे परफॉर्म कर रही थी। तो ये जो था, ये इस फील्ड का पहला कंप्यूटर था। इसीलिए हम बोलते हैं ये जो कंप्यूटर होता है, ये मार्क वन, ये आपका पहला कंप्यूटर होता है। पर प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम यहाँ आई कि ये जो इन्होंने कंप्यूटर बना दिया, ये किस तरह का कंप्यूटर बन गया इनसे? तो ये बेटा एक मैकेनिकल कंप्यूटर बन गया। ठीक है, अब मैकेनिकल कंप्यूटर अगर ये बन रहा है तो हमने शुरू में, याद होगा पहली ही स्लाइड में आपने ये डिस्कस किया है कि कंप्यूटर शुड बी एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होनी चाहिए। तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन होनी चाहिए तो सीधी सी बात है मैकेनिकल कंप्यूटर था। इसी वजह से हम मार्क वन को अपना पहला कंप्यूटर नहीं मानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल कंप्यूटर होने की वजह से ही मार्क वन को आप अपना पहला कंप्यूटर नहीं मानते हो। ठीक है, आप इसके बारे में क्या बोल सकते हो कि मार्क वन क्या था हमारे पास? फर्स्ट, पहला आपके पास क्या था? मैकेनिकल कंप्यूटर था। तो अगर मैं बोलूं कि पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, तो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा बनेगा आपके पास? मार्क वन बनेगा। ये ध्यान से पढ़िएगा इसे। ठीक है, मार्क वन। सिर्फ कब होगा आंसर? जब आपसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर पूछा जाए। क्यों? क्योंकि ये जो कंप्यूटर था ये इलेक्ट्रॉनिक ना हो के कैसा था? मैकेनिकल था। कब बन के तैयार हुआ? तो ये 1942 में बन के तैयार हुआ। 1942 में ये आपका जो कंप्यूटर था ये बनकर तैयार हुआ। इसीलिए बहुत से लोग 1942 से यानी कि 1942 से ही कंप्यूटर की पहली जनरेशन को काउंट करना शुरू कर देते हैं। यानी कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है वो 1942 से ही मानना शुरू किया जाता है। किस वजह से? क्योंकि 1942 में आपके पास क्या आ गया था? मार्क वन आ जाता है। कुछ बुक इसे 1945 से कंसिडर करती हैं। क्यों? क्योंकि 1945 में आपके पास आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया था, यानी कि जिसे हम बोलते हैं पहला कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से ही मैं उसे क्या कह रहा हूं? पहला कंप्यूटर मैं उसे कह रहा हूं। तो मार्क वन वो डिवाइस थी। किसने अगर निर्माण किया तो आपके पास आंसर होगा आईबीएम ने और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसे डिजाइन किया था। इसीलिए इसका जो पूरा नाम जब हम लिखते हैं तो इसका पूरा नाम आता है आप पे हार्वर्ड मार्क वन। ठीक है, तो हार्वर्ड मार्क वन आपका पहला क्या है बेटा? मैकेनिकल कंप्यूटर है। ठीक है, और इस पे जो पहला प्रोग्राम रन किया गया वो 1944 29 मार्च 1944 29 मार्च 1944 को पहला इसमें प्रोग्राम रन कराया गया। और ये जो प्रोग्राम रन कराया ये किसने किया बेटा? जॉन वॉन न्यूमैन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है कंप्यूटर के इतिहास का। क्या? जॉन वॉन न्यूमैन। तो अगर जॉन वॉन न्यूमैन की बात करें तो एक सबसे
आधुनिक कंप्यूटर में यानी कि मॉडर्न कंप्यूटर में जो सबसे बड़ा योगदान है, ये ध्यान रखिएगा, आधुनिक कंप्यूटर यानी कि मॉडर्न कंप्यूटर में, आधुनिक कंप्यूटर में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा योगदान अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा योगदान वो किसका माना जाता है, तो वो माना जाता है जॉन वॉन न्यूमैन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत बार क्वेश्चन आया भी एग्जाम में कि मॉडर्न कंप्यूटर में सबसे अधिकतम योगदान आप किसका मानते हो, जॉन वॉन न्यूमैन का। क्यों मानते हो, ठीक है, क्यों मानते हो, तो देखो जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या किया कि इससे पहले जितने भी डिवाइसेस आप यूज कर रहे थे, आप इससे पहले जितने भी उपकरण इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें क्या था, उसमें ये हो रहा था कि जैसे अभी हमने पंच कार्ड की बात की कि डिवाइस हमने बनाई जो डाटा को स्टोर करती थी, तो अभी तक हमारे पास क्या था कि कैलकुलेटिंग डिवाइस अलग थी, स्टोरेज यूनिट्स अलग था, इन दोनों को मिला के आपको एक साथ रखना पड़ता था। मतलब अगर मुझे डाटा स्टोर करना है तो मुझे एक अलग से डिवाइस चाहिए जिसमें मैं डाटा स्टोर करूंगा, स्टोरेज यूनिट अलग होता था, कैलकुलेटिंग डिवाइस अलग होती थी, तब जाके दोनों को मिला के एक फाइनली एक कंप्यूटर तैयार होता था। इस कॉन्सेप्ट को बदलने का काम किसने किया, जॉन वॉन न्यूमैन ने किया। इन्होंने ऐसे करा कि आप पे एक ही डिवाइस होनी चाहिए जिसमें ये दोनों चीजें एक साथ होगी। एक साथ मतलब आपका स्टोरेज यूनिट भी रहेंगी और आपका जो कंप्यूटर है वो काम भी उसी पे करेगा। तो इस तरह से एक ही डिवाइस में ये दोनों चीजें रखने का जो काम था वो किसके द्वारा किया गया, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा किया गया। इसीलिए आप कहते हो कि मॉडर्न कंप्यूटर में सबसे बड़ा जो योगदान है वो किसका रहता है, जॉन वॉन न्यूमैन। क्योंकि आज की डेट में आप जितने भी कंप्यूटर यूज करते हो उन सब की स्टोरेज यूनिट और उसका जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स जो रहती है, यानी कि जो आपके अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करती है, वो एक ही डिवाइस के अंदर पाई जाती है। इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट था ये किसने दिया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने। इसीलिए आप क्या बोलते हो कि आधुनिक कंप्यूटर में सबसे बड़ा योगदान जॉन वॉन न्यूमैन का था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपना पहला मैकेनिकल कंप्यूटर मिल गया। याद होगा हमने दो साइंटिस्ट की बात की, किसकी, परस्पर एकार्ट और जॉन मॉकली की। ठीक है, जिनका नाम आप यहाँ भी देख रहे हो, जॉन मॉकली और जे परस्पर एकार्ट। इन दोनों साइंटिस्ट ने बोला जाता है कि जीनियस जीनियस ही होता है। ठीक है, आपका आइडिया अगर कोई चुरा भी ले तो जीनियस जीनियस ही रहा होगा। इन्होंने क्या करा, 1942 में जब मार्क 1 आ गया तो उसके बाद इन्होंने क्या करा कि 1945 में एक दूसरा कंप्यूटर लोगों के सामने रख दिया, जिसकी पहली जो रिक्वायरमेंट, जो पहली स्पेसिफिकेशन जो थी, पहली जो खासियत थी वो ये थी कि वो क्या था, इलेक्ट्रॉनिक था। ये सबसे बड़ी खासियत रख दी कि वो क्या था, इलेक्ट्रॉनिक था, जो आपके कंप्यूटर का क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। पहली चीज में लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन होना चाहिए, तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इसी को इन्होंने सबके सामने रख, देखिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब आपके पास एक कंप्यूटर बना जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के तौर पर आप इस्तेमाल कर रहे थे और इस कंप्यूटर का नाम हमने क्या दिया, एनिएक दिया। तो अगर पूछा जाता है एनिएक का निर्माण किसने किया था बेटा, तो एनिएक का निर्माण किसने किया था, जॉन मॉकली और जे परस्पर एकार्ट ने किया था। ठीक है, जॉन मॉकली और जे परस्पर एकार्ट ने किया था। कब किया था बेटा, 1945 में किया था। और ये आपका क्या हो जाता है, फर्स्ट, पहला क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये हो जाता है। दूसरा, मैं इसे बोल सकता हूं ये हमारा क्या था, फर्स्ट कंप्यूटर भी था। फर्स्ट क्या था बताइए, कंप्यूटर। तो अगर आपसे सवाल आता है एग्जाम में कि पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो भी आंसर एनिएक होगा। आपसे पूछा जाता है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तभी भी आंसर आपका एनिएक होगा। हाँ, अगर सवाल ये है कि पहला मैकेनिकल कंप्यूटर क्या था, तो आपका आंसर होगा मार्क 1। ठीक है, तो यहां आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मार्क 1 भले ही पहले बना था, बस उसे आपने पहला कंप्यूटर क्यों नहीं माना, क्योंकि वो मैकेनिकल था, वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। दूसरी चीज, एनिएक की जो फुल फॉर्म है वो भी पूछी जाती है एग्जाम में। एनिएक की फुल फॉर्म में जो ई होता है, ये ई आपका डिनोट करता है इलेक्ट्रॉनिक को, एन डिनोट करता है न्यूमेरिकल को, आई इंटीग्रेटर को, ए एंड को, और सी किसको शो करता है, कंप्यूटर को शो करता है। तो एनिएक की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, न्यूमेरिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर, आई का मतलब इंटीग्रेटर, ए एंड क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। तो ये आपकी एनिएक की फुल फॉर्म होगी। ठीक है,
चीजें इंपॉर्टेंट क्या है, जॉन मॉकली ने बनाया था, जे परस्पर ने बनाया था, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना, पहला कंप्यूटर आपको मिलता है। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं कंप्यूटर का इतिहास। ये जो डिवाइस आपको यहाँ पे दिख रही है, ये डिवाइस नहीं है पूरा का पूरा, ये जो कमरा सा दिख रहा है ना, पूरा का पूरा कमरा, ये कमरा नहीं बल्कि ये पूरी की पूरी एक कंप्यूटर डिवाइस है। ये आपका पहला कंप्यूटर है, ये है ENIAC, जो इस पूरे के पूरे कमरे में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर था, ये था हमारे पास पहला कंप्यूटर, जिसे हमने क्या बोला, ENIAC नाम दिया। कब बन के तैयार हुआ, 1945। इसीलिए कुछ बुक्स क्या होती हैं, कंप्यूटर की पहली जनरेशन कब से मानती है, 1945 से मानती है, 1945 से। तो फिलहाल एग्जाम में जो कंसिडर किया जा रहा है आंसर, वो 1942 से शुरू माना जा रहा है। अदरवाइज अगर हम सिर्फ कंप्यूटर के बेस से बात करें तो 1945 में ही आपको अपना पहला कंप्यूटर मिलता है। ठीक है, इसके बाद आगे शुरू करते हैं बेटा। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपनी पहली जनरेशन की, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी। अब कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट कब हुई, 1942 में आपकी शुरू हुई। ठीक है, ये मैंने जो डाटा लिया है ये बुक्स के अकॉर्डिंग लिया है। फिर अदरवाइज कुछ बुक्स जो है 1945 को भी कंसिडर कर रही है। 1942 को हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया था, आपका Mark 1 आपका बन गया था, तो 1942 से इसलिए माना गया। और 1945 अगर कोई बुक कह रही है तो वो किसके हिसाब से कह रही है, ENIAC के हिसाब से कह रही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अदरवाइज एग्जाम में अगर आ रहा है तो 1942 टू 1955 जो अभी तक के आंसर कंसिडर किए हैं, चाहे वो UKSS या अदर एग्जाम हो, उन्होंने ये कंसिडर किया हुआ 1942। तो Mark 1 का निर्माण हो गया था। तो इसी को हम क्या कहने लगे, अपनी फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि अब हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर हमारे पास बन गया था जो गणनाएं कर रहा था, ठीक है, और डाटा को स्टोर भी कर रहा था और इलेक्ट्रॉनिक भी था। इसीलिए इसे हम बोल देते हैं कि कंप्यूटर जो आज का कंप्यूटर है उसका पहली पीढ़ी क्या थी, फर्स्ट जनरेशन थी। अब अगर मैं फर्स्ट जनरेशन की बात करूं तो फर्स्ट जनरेशन की जो मेन जो डिवाइस हम यूज करते थे फर्स्ट जनरेशन में यूज होने वाली जो डिवाइस थी, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो, ये बल्ब जैसी जो संरचना है, जिस बल्ब तरह के जो डिजाइन दिखाई दे रहे हैं, इन चीजों को हम बोल देते हैं बेटा क्या, वैक्यूम ट्यूब्स। क्या बोला जाता है इसे, वैक्यूम ट्यूब्स। तो हम यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल कर रहे थे किसी भी प्रोसेस को या किसी भी वर्क को रन कराने के लिए। तो यहाँ पे इस्तेमाल क्या हो रहे थे, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल कर रहे थे कंप्यूटर को चलाने के लिए। यानी कि अगर मैं इससे पहले वाले डिवाइस में आपको लेके चलूं तो पहली वाली डिवाइस जो ये थी ENIAC, ये ENIAC में जो आप डिवाइस यूज कर रहे थे, यहाँ पे जो डिवाइस यूज कर रहे थे वो डिवाइस क्या थी, वो डिवाइस यहाँ पे क्या थी, वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हो रही थी। अगर मैं इस की बात कर लूं, ENIAC की बात करूं, तो ENIAC का जो ये साइज, इतना बड़ा साइज जो है, ये साइज बड़ा होने का मेन रीजन भी क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स थी। अगर सिर्फ ENIAC की ही आप बात करोगे तो ENIAC में आपने लगभग अप्रोक्स आपने 17,000, याद रखिए 17,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया था। मतलब ये जो कंप्यूटर आप देख रहे हो ना अपनी स्क्रीन पे ENIAC, इसमें 17,000 के लगभग आपकी क्या यूज हुई थी, वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई थी। अब इस वैक्यूम ट्यूब्स को चलाने के लिए आपको जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड थी वो कितनी रिक्वायर्ड थी, तो 150 किलोवाट। ठीक है, 150 किलोवाट आपको पावर सप्लाई की जरूरत होती थी सिर्फ अपने ENIAC को रन कराने के लिए। और इस 150 किलोवाट का मैक्सिमम जो पार्ट होता था, यानी लगभग 100 किलोवाट जो पार्ट होता था, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वैक्यूम ट्यूब्स को गर्म करने के लिए होता था, उसको हीट अप करने के लिए होता था। 100 किलोवाट। ठीक है, आज की डेट में आप अगर बल्ब भी यूज कर रहे हो ना अपने रूम में, तो वो भी 9 वाट का होता है। यहाँ तो 150 किलोवाट की बात हो रही है। ठीक है, तो 150 किलोवाट का जो पावर कंजप्शन है वो उस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा पावर कंजप्शन था।
ठीक है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन की जो मुख्य जो डिवाइस हम यूज करते थे कंप्यूटर को रन कराने के लिए वो क्या थी, वैक्यूम ट्यूब्स का हम इस्तेमाल करते थे। और वैक्यूम ट्यूब्स जो इस्तेमाल होने वाली जो डिवाइसेस थी जिसमें ये इस्तेमाल हो रही थी, इसमें पहली डिवाइस हम क्या पढ़ लेते हैं, एनिएक पढ़ते हैं। एनिएक का जिक्र अभी हमने कर लिया था। इसके अलावा हम बात करते हैं यूनिवैक की। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूनिवैक। यूनिवैक आपके फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। यूनिवैक की अगर मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ये UNIV, यूनिव का मतलब हो जाता है यूनिवर्सल। ए का मतलब होता है ऑटोमेटिक, ठीक है, इसका मतलब क्या आ जाएगा बेटा, ऑटोमेटिक। और सी का मतलब हो जाएगा आप पे क्या, कंप्यूटर। तो अगर मैं बात करूं यूनिवैक की, तो यूनिवैक की फुल फॉर्म हो जाती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इसके बारे में एक ध्यान रखिएगा, यूनिवैक के बारे में, ये पहला आपका फर्स्ट आपका किस तरह का कंप्यूटर था, बिजनेस कंप्यूटर था। यानी कि अगर पूछा जाता है कि पहला व्यवसायिक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पहला व्यवसायिक कंप्यूटर कौन सा था, तो पहला व्यवसायिक कंप्यूटर कौन सा था आप पे, यूनिवैक था, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। कब बना, ये फर्स्ट जनरेशन का ही एक कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर के बनने के बाद इंडस्ट्रीज में आपका कंप्यूटर इस्तेमाल होने लगा था। इससे पहले ये कहाँ यूज हो रहा था, सिर्फ डिफेंस सेक्टर में यूज हो रहा था। इसके अलावा एक और कंप्यूटर है मैनिएक। मैनिएक ये इंपॉर्टेंट है। मैनिएक के बारे में भी एक चीज ध्यान रखिए, मैनिएक अगर पूछा जाता है किसने बनाया था, तो ये याद रखिएगा, अभी आपने एक जिक्र किया था जॉन वॉन न्यूमैन का, ठीक है, आपने पढ़ा है अभी जॉन वॉन न्यूमैन का आपने जिक्र किया था। जॉन वॉन न्यूमैन, जैसे कि अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि कंप्यूटर में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का माना जाता है तो जॉन वॉन न्यूमैन का माना जाता है। इन्होंने ही इस मैनिएक कंप्यूटर का निर्माण करवाया था। मैनिएक में अगर हम बात करें तो एम जो होता है, एम आपका शो करता है मैथमेटिकल को, ठीक है, मैथमेटिकल को ये शो करता है, ये शो करेगा मैथमेटिकल को। ए जो होगा वो शो करेगा आपके एनालाइजर को, ये शो करेगा किसको, एनालाइजर को। बाकी का NIAC, NIAC का वही मतलब है जो एनिएक में NIAC का था। यानी कि N का मतलब क्या था, न्यूमेरिकल, ठीक है, I का मतलब क्या था, इंटीग्रेटर, ठीक है, A का मतलब क्या था, एंड, और C का मतलब क्या था, आपका कंप्यूटर था। तो ये आपका मैनिएक की फुल फॉर्म होती है। मैंने किसने डिजाइन किया था, ये इंपॉर्टेंट है, जॉन वॉन न्यूमैन ने। तो अगर मैं पूछूंगा कि पहली जनरेशन के 3 मेन कंप्यूटर कौन से थे, तो एक एनिएक था, एक यूनिवैक था, एक मैनिएक था। एनिएक के बारे में बात करें, पहला कंप्यूटर है आपका, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। यूनिवैक पहला बिजनेस कंप्यूटर है। और मैनिएक की बात करें तो जॉन वॉन न्यूमैन ने पहली डिवाइस बनाई थी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या जाता है, पहली कंप्यूटर, पहली जनरेशन से रिलेटेड। एक और चीज जो पहली जनरेशन में हमारे पास देखने को मिलेगी वो ये होगी कि इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या है, मशीन लैंग्वेज का मतलब है वो लैंग्वेज जो आपकी मशीन समझती है। मतलब कंप्यूटर जो लैंग्वेज को समझता है उसे हम क्या कह देते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। अब जैसे सपोज करो आपने पढ़ा होता है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो आप बोलते हो बाइनरी, मतलब वो बाइनरी कोड्स को ही समझता है आपका कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो भाषा समझ रहा है वो है मशीन लैंग्वेज। जो भाषा आप उसे दे रहे हो वो है हायर लैंग्वेज। जैसे अगर मुझे कंप्यूटर को कुछ भी चीज देनी है या कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, तो मैं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हर एक डाटा को 0 1 की फॉर्मेट में लिखूंगा। मैं उसे अगर मुझे ABCD लिखने है तो मैं ABCD लिखूंगा। तो वो जो ABCD मैं लिख रहा हूँ वो क्या है, वो हायर लैंग्वेज की वजह से मैं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या यूज हो रही है, हायर लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कंप्यूटर जो समझता है वो क्या है, मशीन लैंग्वेज है। तो इस टाइम पे जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी वो सिर्फ क्या होती थी, मशीन लैंग्वेज का ही इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो ये आपके पास पहली जनरेशन आती है कंप्यूटर की। कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है पहली जनरेशन से रिलेटेड। पहली जनरेशन में आपके पास क्या था, तो एक कंप्यूटर का जो साइज था,
कंप्यूटर का जो साइज था वो क्या था, लार्ज, यानी कि बहुत बड़ा साइज था। कंप्यूटर का जो साइज था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, एक्स्ट्रा लार्ज था। जैसे कि अभी आपने एनईए का स्ट्रक्चर देखा है, पूरे के पूरे कंप्यूटर जो था एक पूरे के पूरे कमरे जितना एक स्पेस कवर कर रहा था। इसका ये भी रीजन, इसके अगर हम बात करें इसका मेन रीजन क्या था, तो आपने पढ़ा है कि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी, और वैक्यूम ट्यूब्स कितनी थी, 17,000 वैक्यूम ट्यूब्स थी। ठीक है, तो पहला क्या था, लार्ज, बहुत बड़ा इसका साइज था, जिस वजह से लोग इसे अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। दूसरा क्या था, हाई पावर कंजप्शन। हाई पावर कंजप्शन मतलब जो लाइट थी या जो विद्युत इस्तेमाल होती थी वो क्या था, बहुत ज्यादा था, यानी कि बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा था। अभी हमने बात की एनईए कितना कंज्यूम कर रहा था, हमने बोला 150 किलोवाट, इतना पावर कंज्यूम कर रहा है। और किस लिए कर रहा है कि आपको 2 + 2 4 करना है बस। मतलब आप 150 किलोवाट का यूज सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते कि आपको 2 और +2 = 4 बताना है, इसके लिए मैं इतना ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं कर सकता। ठीक है, और दूसरा, इतने बड़ा स्पेस में बर्बाद नहीं कर सकता अपनी छोटी मोटी कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि मेरे पास और भी डिवाइसेस थी जो इससे ज्यादा छोटी थी और कैलकुलेशन कर पा रही थी। ठीक है, तो एक इसका साइज बहुत बड़ा था, हाई पावर कंजप्शन था, बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता था। तीसरा, क्योंकि मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही थी, तो इसीलिए क्या होता था कि यूजर के लिए क्या था, डिफिकल्ट टू यूज था। डिफिकल्ट टू यूज मतलब लोगों के लिए यूज करना, उपयोग करना जो था वो मुश्किल था, क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो होती है वो मशीन समझ सकती है। हर एक यूजर जो होता है, हर एक कंप्यूटर चलाने वाला मशीन लैंग्वेज नहीं समझ सकता, तो डिफिकल्ट टू यूज था। तो हमारे पास ये जो ड्रॉबैक थे, इसी की वजह से यहाँ पे कंप्यूटर की जो डिमांड थी वो उतनी नहीं मिलती हमें फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। अब ये जो प्रोसेस थी ये चलती रही आपके आगे 1955 तक। फिर 1955 में हमारे पास एक रिप्लेसमेंट हमें मिला वैक्यूम ट्यूब्स का, कि जहां हम 17,000 वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से कंप्यूटर का साइज जो था वो बहुत बड़ा हो रहा था, पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो उसका एक रिप्लेसमेंट हमारे पास क्या बन के आया, ट्रांजिस्टर बन के आया। तो हमने यूज करने शुरू करे ट्रांजिस्टर, और इस ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर का जो साइज था वो उस बड़े साइज को समेट कर एक छोटे से बॉक्स में ले आया। कब, जब हम बात करते हैं अपने सेकंड जनरेशन की, तो सेकंड जनरेशन में हमारे पास क्या हो गया, हमारे कंप्यूटर का जो साइज था वो बहुत कॉम्पैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होके एक बहुत छोटा साइज आया। क्यों हुआ, क्योंकि हमने यूज शुरू कर दिया था किसका, ट्रांजिस्टर्स का यूज शुरू कर दिया था। तो अगर पूछा जाता है कि सेकंड जनरेशन कब प्रारंभ हुई, तो आप 1955 से बोलोगे कि 1955 से आपकी सेकंड जनरेशन शुरू होती है। क्यों, कौन सी मेन डिवाइस आपने सेकंड जनरेशन में शुरू करी थी यूज करना, तो आपने ट्रांजिस्टर्स का यूज करना शुरू करा था, किसकी जगह पे, वैक्यूम ट्यूब्स को। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया। अब आपको उतना एक बड़ा स्ट्रक्चर नहीं मिलता था, कंप्यूटर बहुत छोटा हो गया था, यूज करना थोड़ा आसान हो गया था, क्योंकि इस जनरेशन में आपने हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। अभी मैंने बात की थी कि हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो यूजर यूज करता है कंप्यूटर को चलाने के लिए। तो हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस होनी शुरू हुई थी। अगर हम बात करें पहली हाई लेवल लैंग्वेज की, तो फोर्ट्रैन जो थी, फोर्ट्रैन जो आपके पास लैंग्वेज है, ये आपकी पहली, फर्स्ट, ये याद रखना, ये आपकी फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी। तो अगर सवाल ये बनता है कि हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किस पीढ़ी से चलना प्रारंभ हुआ था, तो आपका आंसर होगा कब से शुरू हुआ था, तो सेकंड जनरेशन से शुरू हुआ था। पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी, फोर्ट्रॉन थी। अगर मैं पूछूं कि पहली या दूसरी जनरेशन में यूज होने वाली मेन डिवाइस क्या थी, तो मेरा आंसर रहेगा क्या थी, तो ट्रांजिस्टर्स थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सेकंड जनरेशन को लेके। अगली चीज जो मैं सेकंड जनरेशन में इंपॉर्टेंट देखता हूं, सेकंड जनरेशन में हमारे पास डिवाइसेस फॉर्म होनी शुरू हुई, मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क्स। अभी मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क की अगर मैं बात करूं, ये मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क जो थी, ये क्या है हमारे पास, ये स्टोरेज डिवाइसेस है। ये ध्यान रखना है क्या है हमारे पास, स्टोरेज
डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस मैंने अभी समझाया है कि स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो डाटा को स्टोर करेंगी। तो हमारे पास मैग्नेटिक टेप बनने शुरू हुए और हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क बननी शुरू हुई। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क आप समझ सकते हो कैसे होते थे। तो अगर आप बात करोगे मैग्नेटिक, पहले मैं मैग्नेटिक टेप के बारे में समझाता हूँ कि मैग्नेटिक टेप क्या होता था। तो मैग्नेटिक टेप क्या होता था, अगर आपको याद होगा कि पहले जब आपके पास यूट्यूब या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होता था गाने वगैरह सुनने के लिए, फ़ोन नहीं होते थे, स्मार्टफोन नहीं होते थे गाना सुनने के लिए, तो याद होगा आप पे पुराना एक आपके घर पे एक ऑडियो प्लेयर होता था, ठीक है, जिसे आप वॉकमैन भी बोलते थे। वॉकमैन होता था, उसमें एक कैसेट लगता था, याद होगा, इस तरह का एक कैसेट लगता था उसमें, ठीक है। इस कैसेट में यहाँ पे इस तरह का कैसेट होता था, इसके बाहर यहाँ पे आपने देखा होगा इस तरह से काली सी पट्टी सी इस पे लपेटी होती थी और इस पे भी लपेटी होती थी और ये इससे ऐसे होके जाती थी। तो जब हम गाना सुनते थे तो ये जो होता था ये घूमता था, है ना। ये जो डिवाइस, जो ये जो चीज आप कह रहे हो ना, ये जो काली सी पट्टी है, इसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक टेप्स बोलते हैं। तो ये होती है मैग्नेटिक टेप्स, यानी कि डाटा को स्टोर करने के लिए सेकंड जनरेशन में हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स आने लग गए थे। मैग्नेटिक डिस्क की अगर मैं बात करूं तो देखा होगा पुरानी पिक्चरें आप सभी देखते होंगे, या 3 इडियट्स तो सबने ही देखी है, ठीक है। 3 इडियट्स में जो प्रिंसिपल साहब थे, रिलैक्स होने के लिए गाना सुनते थे, ओपेरा सुनते थे, तो वहाँ एक डिवाइस होती थी, इस तरह की एक डिस्क रखी जाती थी, इस पे एक इस तरह से डिवाइस रखी जाती थी जिससे ये घूमना शुरू होता था, ये घूमता था और ये टच होता था इस पे और गाना चलना शुरू होता था। तो ये क्या होते थे बेटा, ये मैग्नेटिक डिस्क होते थे। तो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज होना शुरू हुआ था कब, सेकंड जनरेशन में। तो सेकंड जनरेशन इंपॉर्टेंट जनरेशन थी। एक, कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा कर दिया था सेकंड जनरेशन ने। क्यों? क्योंकि हमारे पास ट्रांजिस्टर यूज होने शुरू हो गए थे, वैक्यूम ट्यूब अब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे थे? पावर कंजप्शन ज्यादा था, आपको बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब चाहिए होती थी कंप्यूटर को रन कराने के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज प्रयोग होनी शुरू हुई, जिससे कंप्यूटर चलाना थोड़ा आसान हो गया था एज कंपेयर टू आपके प्रीवियस कंप्यूटर्स को लेके, ठीक है। और ये जनरेशन हमारे पास कब तक चलती रही, तो 1955 से हमारे पास 1964 तक, 1964 तक ये आपकी सेकंड जनरेशन चलती है। इंपॉर्टेंट है सेकंड जनरेशन भी, सवाल पूछे जाते हैं कब से कब तक चली, मेन डिवाइस क्या थी, मैग्नेटिक टेप्स कब बनने शुरू हुए, मैग्नेटिक डिस्क कब बननी शुरू हुई, हाई लेवल लैंग्वेज पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुई, पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी, ये सारी की सारी चीजें जो है वो सेकंड जनरेशन से लेके आपको देखने को मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं अगले की। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम अपनी थर्ड जनरेशन पे। तीसरी जनरेशन शुरू होती है कंप्यूटर की। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, जो अभी तक हमारे पास, चाहे हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें, फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर जो था वो सिर्फ क्या था, एक मॉडल स्टार्ट किया गया कि भाई हाँ ऐसी डिवाइसेस रहेंगी जो इस तरह के वर्क करेंगी। सेकंड जनरेशन में उस जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था, क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, उसे छोटा कर दिया गया, छोटा करा, ठीक है, पर फिर भी लोगों ने इसको यूज करना शुरू नहीं किया। चलो छोटा भले ही है बट उतना आसान नहीं है चलाने के लिए, और लोग इसे यूज करें भी तो क्यों करें, ठीक है। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि फास्ट नहीं था। मेन प्रॉब्लम थी कि वो फास्ट नहीं था। आपको भले ही चाहे कुछ भी हो, पर आपके जो सर्किट्स थे, जो कंप्यूटर था उसमें सर्किट्स बहुत ज्यादा थे, और उसकी वजह से आपका जो कंप्यूटर था वो उतना फास्ट नहीं बन पा रहा था। आपकी डिवाइसेस अलग अलग कनेक्ट होती थी, तो इस वजह से आपका कंप्यूटर जो था वो उतना फास्ट नहीं था। इसका एक सॉल्यूशन हमारे पास आया। इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स मिलने शुरू हुए। इंटीग्रेटेड सर्किट्स मिलने शुरू हुए, जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हमें मिलने शुरू हुए। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज करने शुरू करे 1965 के बाद से। इसलिए जनरेशन जो शुरू होती है 1965 से शुरू होती है। मेन डिवाइस हमने क्या इस्तेमाल करी, हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स इस्तेमाल करने शुरू करे। इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने क्या किया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने ये करा कि जो आपके पास अभी तक जो डिवाइसेस हम यूज कर रहे थे, अलग अलग डिवाइसेस यूज कर रहे थे, तो वहां पे वायरिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत बड़ा था,
और एक जगह से दूसरी जगह पे आपको सप्लाई पहुंचानी, इंस्ट्रक्शन को एक जगह से दूसरी जगह, वो बहुत बड़ा एक प्रोसेस बन रहा था। तो उसके लिए क्या करा गया कि भाई आप इंटीग्रेटेड सर्किट यूज कर दो। इंटीग्रेटेड सर्किट ने क्या करा, एक बहुत बड़े सर्किट को समेट के एक छोटे से सर्किट में ले आया। उसे हमने क्या बोल दिया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे आप आईसीज भी बोलते हो। तो हम आईसी का यूज करने लगे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज करने लगे। अब जो मेरा सर्किट था वो एक सिलिकॉन चिप पे, आप देख भी रहे हो कि लिखा भी है कि सिलिकॉन मेनली बिल्ट ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप। तो इसे हम एक सिलिकॉन चिप के ऊपर, सिलिकॉन की बनी हुई चिप के ऊपर पूरा का पूरा जो मेरा सर्किट है, यानी कि जो जितनी भी मुझे सर्किट चाहिए, मैं उस सिलिकॉन वाली चिप पे ही क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। अब मैं अलग से तारे नहीं लाऊंगा। मतलब सपोज करो मुझे एक क्लास में एक पंखा का कनेक्शन देना है, तो मैं यहाँ से वायर ले जा रहा हूँ, फिर पावर सप्लाई ढूंढ रहा हूँ, ये इतना बड़ा मैं कनेक्शन दे रहा हूँ। इससे अच्छा है कि मैं जितने भी कनेक्शन है ना, वो इसी के अंदर पूरा का पूरा इसी के अंदर समेट दूं। तो ये हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स इस्तेमाल होने लगे, जिससे कनेक्शन जो थे, सर्किट्स जो थे, वो छोटे होने शुरू हुए। छोटे शुरू होने हुए तो इससे क्या हुआ कि कंप्यूटर की जो डिवाइसेस थी वो कॉम्पैक्ट बनी और छोटी बनी, कंप्यूटर साइज में छोटे होने लग गए। और वो क्या होने लगे, क्योंकि कंजप्शन जो था या सर्किट्स जो था वो छोटे जब होंगे तो उसमें क्या होगा, वो फास्ट बनने शुरू हुए। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो फास्ट बनने शुरू हुए। अब फास्ट बनने जब शुरू हुए तो लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू करा। अब लोगों ने जब इसका इस्तेमाल शुरू करा, उसका एक और मेन रीजन जो था वो था इस पीढ़ी में या इस जनरेशन में नेटवर्क सिस्टम भी डेवलप होना शुरू हुआ। ठीक है, अब ये नेटवर्क सिस्टम क्या होता है? नेटवर्क सिस्टम का मतलब होता है, नेटवर्क का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, नेटवर्क का मतलब होता है जोड़ना, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ये होता है नेटवर्क का मतलब जाल। ठीक है, नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, जाल। जाल मतलब जोड़ना एक दूसरे को। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नेटवर्क बनने शुरू हुए। नेटवर्क का मतलब क्या हुआ कि मैं एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ सकता था, इसकी इंफॉर्मेशन को यहाँ भेज सकता था, इसकी इंफॉर्मेशन को तीसरे में भेज सकता, इस तरह कंप्यूटर जुड़ने शुरू हुए, तो नेटवर्क बनने शुरू हुए। तो इस नेटवर्क प्रणाली की वजह से अब आपका जो कंप्यूटर था वो ज्यादा तौर पे इस्तेमाल होने लग गया। पहले कहाँ इस्तेमाल हो रहा था, या तो ये लैब्स में इस्तेमाल हो रहा था और आर्मी पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रहा था। अब क्योंकि नेटवर्क सिस्टम बनने लगे तो ये स्कूलों में इस्तेमाल होने लगा, ऑफिसों में इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि मुझे क्या है, एक साथ में अपने कंप्यूटर को जोड़ सकता था। तो नेटवर्क सिस्टम की वजह से कंप्यूटर का यूज जो था वो वाइडली बढ़ गया। ठीक है, तो आपका थर्ड जनरेशन जो था वो कंप्यूटर का यूज को लोगों के बीच बढ़ाने में सबसे इंपॉर्टेंट रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड जनरेशन के कुछ फैक्ट्स हैं। अब थर्ड जनरेशन में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया। पहले तो थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड कब से कब तक है, तो 1965 से 1975। मेन डिवाइसेस क्या यूज कर रहे हैं हम, इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होंगे, जहां पर एक सिलिकॉन बोर्ड पे आप सारे का सारा जो सर्किट है उसे इंटीग्रेट कर दोगे तो उसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलेंगे। तो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगे क्योंकि सिलिकॉन पे बनते थे, इसीलिए इसे क्या बोला जाता था, सिलिकॉन चिप्स भी बोला जाता था। दूसरा, नेटवर्क प्रणाली यहाँ पे इस्तेमाल होना शुरू हुई। ये ध्यान रखिएगा, इंटरनेट और नेटवर्क में दोनों चीजों में डिफरेंस है। इंटरनेट और नेटवर्क में उतना ही डिफरेंस है जितना आपके फोन में जो टावर आ रहा है वो और जो आपका वाईफाई का सिग्नल आ रहा है वो, उन दोनों में फर्क है। इंटरनेट अलग चीज है, नेटवर्क अलग चीज है। नेटवर्क का मतलब होता है जोड़ना, इंटरनेट का मतलब होता है सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाता है, नेटवर्क प्रणाली बननी शुरू हुई। इसमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट आपको नहीं थी। ठीक है, तो ये आपके पास कब हुआ, आपकी थर्ड जनरेशन में। नेक्स्ट अगले पे चलते हैं। अगला हमारे पास आया फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन को समझना अगर है तो फोर्थ जनरेशन में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने लगी VLSI। अब VLSI को समझना अगर है तो आप समझ सकते हो, याद होगा अगर एक पहले आपने एक फोन इस्तेमाल किया हो, अगर आपने इसका नाम सुना हो, नोकिया 6600। ये पहले हमारे पास फोन इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, ये पहला जो फोन इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पर हम पहला ऐसा हमारे पास फोन होता था इंडिया में अगर हम इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे इस तरह का एक मेमोरी कार्ड इस्तेमाल होता था। अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड इस्तेमाल होता था। ये साइज में इतना बड़ा होता था, इसको हम क्या बोल देते थे, इसको हम बोलते थे मैक्रो।
क्या बोलते थे इसे, मैक्रो कार्ड बोलते थे, बड़ा कार्ड होता था, है ना। और इसकी जब हम कैपेसिटी की बात करते थे कि भाई इसमें हम कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो इसमें जब हम डाटा स्टोर करने पे आते थे तो हमारी जो टोटल ही मेमोरी बनती थी वो या तो 256 MB, 64 MB, ठीक है, 256 MB, इतना ही बन रहा होता था मैक्सिमम। इतना बड़ा कार्ड और इतना बड़ा कार्ड और इतना सा डाटा आप इस पे स्टोर कर सकते थे। ये था मैक्रो। फिर आपने क्या किया, मॉडर्न में देखा। अब मॉडर्न टाइम में देखें तो आपका जो कार्ड है ना वो छोटा हो गया है, इतना छोटा सा कार्ड है। इसकी अगर हम बात करें स्टोरेज की तो ये कितना है बेटा, ये 64 GB है, ये 1 TB तक पहुंच गया है। अब इतना आप डाटा स्टोर कर रहे हो और इसका साइज जो है वो इससे छोटा है। इसको आप क्या कह रहे हो, इसे आप माइक्रो कह रहे हो। माइक्रो मतलब और छोटा हो गया। तो ये और छोटा हुआ पर डाटा इसमें क्या होने लग गया, ज्यादा सुरक्षित होने लग गया। अब इसी चीज को हमने क्या बोल दिया, इस टेक्नोलॉजी को हमने बोल दिया कि ये अगर आईसी थी तो ये क्या बन गया बेटा, VLSI बना। ये क्या बना, VLSI। तो VLSI में हमने क्या करा कि VLSI में हमने इसी बोर्ड पे, ये जो छोटा एक बोर्ड था, इस पे हमने क्या करा बेटा, तो इसमें हमने एक बहुत बड़े, एक वेरी लार्ज स्केल पे, एक बहुत बड़े स्केल पे सर्किट जो था वो इंटीग्रेट कर दिया। अब हमारा जो सर्किट था, यानी एक बहुत बड़ा सर्किट एक छोटी सी जगह में क्या हुआ, इंटीग्रेट होना शुरू हुआ। और इसी टेक्नोलॉजी को हमने क्या बोल दिया, VLSI, जिसकी फुल फॉर्म क्या होगी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो हमने इस्तेमाल करनी शुरू करी VLSI टेक्नोलॉजी। जैसे एग्जांपल में आपने क्या समझा था कि पहले मैक्रो कार्ड आ रहे थे, फिर माइक्रो कार्ड आ रहे थे। इसकी जो स्टोरेज थी वो कम थी, इसकी स्टोरेज जो थी वो ज़्यादा थी, जबकि यहाँ पर जो हमारे पास डिवाइस थी वो बड़ी थी और यहाँ जो हमारे पास डिवाइस थी वो छोटी थी। फर्क क्या था, यहाँ एक बड़ा सर्किट एक बड़ी जगह पर इंटीग्रेट हुआ था, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सर्किट एक बहुत छोटी जगह पर इंटीग्रेट हुआ था। इसी टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, VLSI कहते हैं। और इसका अगर हम मॉडर्न रूप देखें तो हमने यूज करना शुरू कर दिया था क्या, ULSI। ULSI भी सेम ही टेक्नोलॉजी है, बस इसमें क्या हो जाता है कि हम अल्ट्रा लार्ज, मतलब एक बहुत बड़े स्केल पर हम क्या करते हैं, सर्किट को इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास ULSI टेक्नोलॉजी। तो 4th जनरेशन में क्या हुआ, हमारे पास VLSI टेक्नोलॉजी आई, ULSI टेक्नोलॉजी आई। कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1975 से हमने इसका यूज करना शुरू किया था। और ये जनरेशन कब तक चल रही है बेटा, तो ये आज तक, यानी अभी तक आपकी जो जनरेशन चल रही है वो जनरेशन क्या है, 4th जनरेशन है। यानी अभी जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो 4th जनरेशन कंप्यूटर होंगे। अगली अगर हम बात कर रहे हैं तो एक और चीज जो इस जनरेशन में कंप्यूटर को यूज को बहुत ज्यादा बढ़ाती है, तो वो यूज होना शुरू हुआ इंटरनेट। तो अब हमने प्रयोग करना शुरू करा इंटरनेट का, यानी अब हम एक जगह से, एक ही जगह बैठकर आप कहीं बहुत दूर तक सूचनाओं का आदान प्रदान, यानी कि सूचनाओं का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते थे, जिसके लिए आपके पास एक जो चीज आपके पास उपलब्ध थी वो क्या था, इंटरनेट था। जो सुविधा आपके पास थी, जो सर्विस आप पे थी वो क्या थी, इंटरनेट। तो इस जनरेशन में हमारे पास इंटरनेट भी मिला। तो अगर हम पूछेंगे इंटरनेट आपको कब मिलता है, तो आप बोलोगे इंटरनेट हमें 4th जनरेशन में मिलता है। और अगर हम बात करें कि नेटवर्क हमें कब मिलता है, तो नेटवर्क हमें 3rd जनरेशन में मिलता है। दोनों में डिफरेंस है, नेटवर्क में सिर्फ एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से जोड़ना है, और इंटरनेट में बहुत दूर दूर तक आपको किसी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनेट कहेंगे। तो ये हमारे पास 4th जनरेशन था। 4th जनरेशन में बहुत तरह तरह के आपके पास कंप्यूटर बनने शुरू हुए। इसमें आप पे बहुत तरह के पर्सनल कंप्यूटर आए, इसमें आप पे मिनी कंप्यूटर आने शुरू हुए, मेन फ्रेम आना शुरू हुआ, सुपर कंप्यूटर आपके बनने शुरू हुए। वो आगे जाके जब हम कंप्यूटर के टाइप्स पढ़ेंगे, कंप्यूटर की वर्किंग प्रोसेस पढ़ेंगे, तब जाके हम डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के कंप्यूटर आप पे बने हैं, कौन कौन से कंप्यूटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास रहती है बेटा 4th जनरेशन। तो मेनली अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की आप पे ये 4 जनरेशन ही होती है। इसके बाद हमारे पास जो जनरेशन आती है उसे हम बोलते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी है, और ये क्या है, अभी तक अगर हम बोले तो इमेजिनरी है, ये काल्पनिक है अभी,
ठीक है, मतलब इसकी कल्पना की जा रही है, इसे इमेजिन किया जा रहा है कि हम ऐसा एक कंप्यूटर बनाएं जिसमें क्या हो, तो जिसमें क्या होनी चाहिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस। क्या होना चाहिए बेटा इसमें, ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब मानवीय बुद्धिमत्ता हो। मानवीय बुद्धिमत्ता ही नहीं, ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब क्या होगा कि आपका आप जो कंप्यूटर है वो हूबहू एक इंसान की तरह बिहेव करे, तो उसे आप क्या कह रहे हो, ह्यूमन इंटेलिजेंस कह रहे हो। तो ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन की 5th जनरेशन के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या होगी, इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो किस तरह बिहेव करेगा, एक ह्यूमन की तरह, एक इंसान की तरह बिहेव करेगा। और इसमें जो अभी हमारे पास टेक्नोलॉजीज जो यूज हो भी रही हैं, उसमें एक वॉइस आइडेंटिफिकेशन और एक इमेज रिकॉग्नाइजेशन जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ये अभी भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस जनरेशन की। यानी अभी जो जनरेशन, हम जिस जनरेशन में हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, इसमें हम ये दोनों टेक्नोलॉजी अभी भी फॉलो कर रहे होंगे। जैसे वॉइस आइडेंटिफिकेशन की बात करें, आप अपने स्मार्टफोन में, आप अपने कंप्यूटर में अब वॉइस के जरिए भी कोई चीज सर्च कर सकते हो। आप अपने कंप्यूटर को या आप अपने स्मार्टफोन को कोई भी कमांड जो है वो बोल के देते हो, और आपका जो सिस्टम है, आपका जो स्मार्टफोन है, आपका जो कंप्यूटर है, वो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचा देता है। जैसे आप गूगल में कोई भी चीज सर्च करने के लिए गूगल को इंफॉर्मेशन देते हो बोलकर, तो गूगल आपकी आवाज पहचान कर रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, ऐसे ही होता है इमेज रिकॉग्नाइजेशन। गूगल क्या कर रहा है, इमेज को पहचान कर भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इमेज रिकॉग्नाइजेशन। या आपका कंप्यूटर जो है वो इमेज पहचान कर भी रिस्पॉन्ड करता है, तो इसे बोला जाता है इमेज रिकॉग्नाइजेशन। अब ये जो प्रणाली हम बात कर रहे हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये पूरी तरह से कारगर नहीं है, इसीलिए आप क्या कह रहे हो कि 5th जनरेशन अभी काल्पनिक है। मतलब कि कंप्यूटर के पास अभी भी वो ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है। जैसे अगर मैं इस टेक्नोलॉजी की बात करूं, वॉइस आइडेंटिफिकेशन की, तो पहले क्या हुआ कि लोगों ने क्या करा कि अपनी साउंड, आपका जो कंप्यूटर है वो आपकी साउंड को आइडेंटिफाई कर लेता है, आपकी साउंड को पहचान लेता है। बट किसी दिन क्या होता है कि आप कंप्यूटर को कुछ बोलना चाह रहे हो, बट आपको क्या हो जाता है, या तो खांसी हो गई, सर्दी जुकाम हो गया, आपकी आवाज जो थी वो थोड़ी चेंज हो गई, आप बोलना कुछ और चाह रहे हो और आपका कंप्यूटर जो है वो रिस्पॉन्ड किसी और तरह से कर रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका जो कंप्यूटर है वो पूरी तरह से एक ह्यूमन की तरह बिहेव नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अगर यही इंस्ट्रक्शन अब किसी ह्यूमन को दूं, किसी इंसान को दूं, तो इंसान वही काम करेगा जो इंस्ट्रक्शन आप उसे दे रहे हो, जबकि कंप्यूटर उसे पहचान नहीं पा रहा है। तो यहीं पे वो कमी आ जाती है ह्यूमन इंटेलिजेंस की। ऐसी इमेज रिकॉग्नाइजेशन की जब मैं बात करता हूं कि चित्र को पहचानना है, तो हमारे पास पहले क्या होता है, फेस लॉक एक टेक्नोलॉजी आती है कि आप अपने कंप्यूटर में, अपने स्मार्टफोन में अपने फेस को देखते हुए एक लॉक लगा सकते हो। अब हुआ ये कि आपका जो सिस्टम है वो आपके उस पर्टिकुलर फेस को पहचानता है जो आपने उसे पहली बार दिखाया है। पर सपोज करो कि आपके उसी फेस पर हो ना हो कभी कुछ इस तरह की घटना हो जाएगी, सपोज करो आपको कोई मधुमक्खी काट ले, या आपकी दाढ़ी आ जाए, या आपके चेहरे पे कोई ना कोई चेंज आ जाए। सपोज मधुमक्खी नहीं काट लिया तो आपके चेहरे पे थोड़ा सा ग्लो ज्यादा आ जाएगा, आपका चेहरा जो होगा वो थोड़ा पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ग्लो कर रहा होगा। अब आप वही चेहरा लेके जब आप कंप्यूटर के सामने जाओगे तो कंप्यूटर आपको नहीं पहचान रहा है। अब वो फेस लॉक जो है वो आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। पर यही फेस लेके अगर आप अपने घर में जाओगे, अपने दोस्तों के पास जाओगे, तो वो लोग आपको आसानी से पहचान लेते हैं। ये है ह्यूमन इंटेलिजेंस, क्योंकि इंसान ऐसा कर सकता है, ये मशीन है ये ऐसा नहीं कर पा रही है। ये जो टेक्नोलॉजी, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, इमेजिनरी कह रहे हैं। जिस दिन आपका कंप्यूटर इन टेक्नोलॉजी को पूरी तरह फॉलो करेगा, हर हालत में आपका कंप्यूटर जो है वो आपको पहचानना शुरू करेगा, उसी जनरेशन को हम क्या कह देंगे, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहेंगे। तो ये हो जाती है हमारे पास जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आज जो हमने लेक्चर पढ़ा उसमें हमने कंप्यूटर के अलग अलग इतिहास को पढ़ा, अलग अलग एरा को देखा, किस किस तरह से कंप्यूटर जो है वो एक छोटी सी चौक से लेके स्टार्ट होते हुए हमारे पास 5th जनरेशन के कंप्यूटर तक आया। वो सारी चीजें आज हमने स्टडी
देखिए, आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने बताए उसे नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ना केवल यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम को देखते हुए, बल्कि आपका वो हर एक एग्जाम जहां पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सिलेबस दिया है, वहां हर जगह पर ये आपका जो पर्टिकुलर जो कंप्यूटर से रिलेटेड सेगमेंट है ये पूछा जाता है। तो ये क्लासेस सिर्फ यूके ट्रिपल एससी के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्लासेस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो कोई ऐसा एग्जाम फॉलो कर रहे हैं, ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पूछा जाता है। इसमें आपका आरआरबी हो सकता है। जो बच्चे यानी यूके ट्रिपल एससी में ही बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रामीण बैंक का पेपर भी देते हैं, यूके आईबीपीएस आरआरबी का पेपर देते हैं, वहां पर भी आपके पास एक पूरा सब्जेक्ट रहता है कंप्यूटर का मेंस में। तो वहां पर 20 नंबर का आपके पास ये रहने वाला है, तो वहां पे भी ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ध्यान से समझिएगा। आप जितने भी लेक्चर हम दे रहे हैं, रेगुलर हम लेक्चर दे रहे हैं, आप इन लेक्चर को जरूर फॉलो करिएगा। इनमें आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रही है, होप वो आपको हेल्प करे आपके एग्जाम को निकालने में। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हैं, चैनल को बेटा जरूर सब्सक्राइब करें। जो लोग देर से जुड़े हमारे साथ, तो इससे पहले के जो लेक्चर हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, उनके लिंक आप वहां से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।